अदालत मिस्चा के बेटे को अगली कार्यवाही में बुलाने का आदेश जारी करती है, क्योंकि अदालत के पास में गवाह तो कई सारे थे पर सबूत एक भी नहीं, और इन्हीं सबूतों को इकट्ठा करने के लिए अदालत को समय चाहिए था। दूसरी तरफ मिस्चा का बेटा ये सोच कर पागल हुआ जा रहा था कि यूहान उसे 100-200 साल के लिए जेल में न डाल दे। अपनी ये परेशानी जब मिस्चा का बेटा अपने डैड से कहता है तो वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी मॉम जस्टिस ऑफ मिनिस्ट्री है और कोई भी इतने बड़े पद पर बैठे हुए इंसान के बच्चों को छूने की कोशिश भी नहीं कर सकता है। मिस्चा का बेटा अपने डैड की बातों से कन्विंस नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि यूहान की नजरों में कानून सभी लोगों के लिए एक बराबर है। दूसरी तरफ मिस्चा अपने बेटे को बचाने के लिए यूहान को कॉल करती है। कॉल के जरिए वो यूहान को समझाने की कोशिश करती है कि उनके बेटे से भलाई कई बार गलतियाँ हो जाती पर वो बुरा इंसान नहीं है। लॉल लोगों को इतना परेशान करता है और फिर भी वो बुरा इंसान नहीं है। ग्रेट, हाँ। यूहान मिस्चा से कहता है कि अगर आप मेरी जगह होती और ये केस किसी और इंसान का होता तो क्या आप ऐसे बचकाने एक्सक्यूज एक्सेप्ट करती? यूहान की ये सारी बातें सुनने के बाद मिस्चा उससे मिलने के लिए बुलाती है। शाम में जब यूहान मिस्चा से मिलने जाता है तो मिस्चा बिना समय गवाए यूहान से साफ साफ कहती है कि तुम मेरे बेटे को छोड़ने का क्या लोगे। मिस्चा की ये बात सुनने के बाद यूहान उनसे कहता है कि ये मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ, ये सब तो कानून के हाथ में होता है ना। मिस्चा यूहान से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत टाइम से मेरे बेटे के पीछे पड़े और तुम उसे जानबूझकर सबके सामने लाना चाहती हो। मिस्चा ये भी कहती है कि अगर तुम मेरे बेटे को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें उससे भी बड़ी मछली पकड़ कर दूंगी। मतलब मिस्चा का कहना था कि अगर यूहान ने उनके बेटे को छोड़ दिया तो वो यूहान की मदद करेंगी ताकि वो किसी बड़े आदमी का भांडा फोड़ सके। मिस्चा की ये सारी बातें सुनने के बाद यूहान सोचकर कहता है कि 19 साल पहले आपने एक यंग पॉलिटिशियन का केस हैंडल किया था जो कि रिश्वत के सिलसिले में था। आप जानती थी कि उस युवा नेता ने कोई रिश्वत नहीं ली है, पर फिर भी आपने उस नेता को सजा दी। यूहान मिस्चा से भी कहता है कि आप जानती थी कि वो नेता बहुत अच्छा है, पर फिर भी आपने उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई। नतीजन उस नेता ने सुसाइड कर लिया और अपने छोटे से बच्चे को इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया। अपनी 19 साल के करियर में क्या आपने एक बार भी उस निर्दोष नेता के बारे में नहीं सोचा? यूहान की ये सारी बातें सुनने के बाद मिस्चा उससे कहती कि तुम अपनी बकवास बंद करो और सीधी सीधी ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तो यूहान अपनी शर्त बताता है कि वो चाहता है कि मिस्चा 19 साल पहले किया गया अपना गुनाह कबूल करे और सब लोगों के सामने कहे कि उन्होंने उस पॉलिटिशियन के साथ में अन्याय किया था। साथ ही साथ यूहान ये भी कहता है कि अगर आपने ये कर दिया तो मैं आपके बेटे को एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। यूहान की इन बातों पर मिस्चा कुछ ना कह के वहाँ से चली जाती है। तभी ही यूहान के पास उसका जासूस आता है और यूहान को थैंक यू बोलता है। शायद यूहान का जासूस ही उस निर्दोष पॉलिटिशियन का बेटा था। किम यूहान की गैर मौजूदगी में आइजैक के रूम में जाता है और वहाँ पर आइजैक की फैमिली फोटो देखता है। फैमिली फोटो देखने से हमें समझ में आता है कि एलिया आइजैक की ही बेटी है। किम उस फोटो को ध्यान से देख ही रहा होता है कि एलिया वहाँ पर आकर तोड़फोड़ करने लगती है। किम जब एलिया की तरफ देखता है तो एलिया उसे गुस्से में रूम से निकल जाने के लिए कहती है। एलिया के इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि उसे नहीं पसंद था कि कोई भी उसके माता पिता के रूम में आए या फिर उनकी चीजों को छुए। अगले दिन किम एलिया का मूड ठीक करने के लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाता है जो कि एलिया को बहुत पसंद भी आता है। अगले दिन मिस्चा अपने बेटे को बचाने के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फाउंडेशन का सहारा लेने का सोचती है और सियोना को कॉल करती है ताकि वो प्रेसिडेंट सीओ से उसकी बात करा सके। इस बार मिस्चा सियोना से बहुत प्यार से बात करती है। आखिर उन्हें अपनी दाल जो गलानी थी और सियोना भी अपने ही अंदाज में मिस्चा से कहती है कि वो प्रेसिडेंट सीओ से इस बारे में बात करेंगी। सियोना भी बहुत अच्छे से जानती थी कि मिस्चा अपने मतलब के लिए उससे इतने अच्छे से बात कर रही है, पर सियोना फिर भी अपने मतलब से यूहान को अगली एसआरएफ की पार्टी में इनवाइट करती है। घर पर एलिया और किम की अच्छी खासी बॉन्डिंग हो रही थी। एलिया जिस तरीके से किम से बात करती है उसकी बातों से हमें साफ साफ समझ में आता है कि एलिया को भी लगता है कि यूहान ने उसके पापा का मर्डर किया है। उसी रात यूहान किम के कमरे में आता है और उससे पूछता है कि अब तो तुम ठीक भी हो चुके हो ना, तो मेरे घर से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर कब जाओगे? यूहान की ये बात सुनकर किम बेड पर लेट जाता है और उससे कहता है कि अभी भी मेरा शरीर बहुत कमजोर है तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। किम की ये बात सुनने के बाद यूहान उससे कहता है कि बहाने मत बनाओ, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे घर में दिन भर कुछ न कुछ ढूंढते ही रहते हो। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में छोटी सी नोकझोंक होती ही रहती है कि यूहान किम से कहता है कि जल्दी तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। यूहान किम को अपने ही कपड़े और वॉच देता है जो कि बहुत ही ज्यादा लग्जोरियस होती है। पार्टी में पहुंचने के बाद सभी आंटीज किम को ऐसे घेर लेती है जैसे कि वो कोई सुंदर सा फूल हो और ये सारी आंटियां मधुमक्खी का झुंड। यूहान जब ये बात नोटिस करते है कि किम उन सभी लेडीज के बीच में अनकंफर्टेबल है तो वो उन सब से किम को बचा लेता है। दूर खड़े होकर सियोना ये सब एक मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। यूहान किम को चेयरमैन मिन और चेयरमैन पार्क से मिलवाता है। ये दोनों ही चेयरमैन एलीट सोसाइटी के मेंबर्स थे और हमेशा चेयरमैन हियो के साथ हैंग आउट करते थे।
स्टेज पर जब चेयरमैन सियो अपनी स्पीच देना शुरू करते हैं तो दूसरी तरफ बालकनी में चेयरमैन मिन और वहाँ पर मौजूद बाकी सारे लोग चेयरमैन सियो का मजाक उड़ाते हैं उनकी एक्टिंग करते हुए। किम जब इन सब लोगों को देखते तो उसे समझ ही नहीं आता कि एक तरफ तो ये लोग एक दूसरे के चेहरे के सामने कितने अच्छे बनते हैं और दूसरी तरफ अपने ही दोस्तों का मजाक उड़ाते हैं। जैसे ही चेयरमैन सीओ इन सभी के डाइनिंग रूम में आते हैं सभी चेयरमैन मिलकर उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं। जैसे ही चेयरमैन सीओ डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं एक वेट्रेस आकर उन्हें ड्रिंक सर्व करने लगती है। अचानक से पता नहीं क्या होता है वो वेट्रेस के हाथ कांपने लगते हैं। चेयरमैन सीओ उस वेट्रेस से कहते भी कि उसे अपना काम धीरे से करना चाहिए। चेयरमैन सीओ जब अपनी बात खत्म करती तो हम देखते हैं कि चेयरमैन सीओ अपने हाथों से उस वेट्रेस को गलत तरीके से छू रहे थे और यही कारण था कि उस वेट्रेस के हाथ इतने कांप रहे थे। चेयरमैन सीओ के बाजू में बैठी सियोना को ये सारी बातें समझ आ रही थी और उस वेट्रेस को बचाने के लिए चेयरमैन सीओ को अपने साथ ले जाती ये कहकर कि उन्हें एक इम्पोर्टेंट कॉल आया है। सियोना चेयरमैन सीओ को एक सुनसान कमरे में ले जाती है और वहाँ पहुंचकर चेयरमैन सीओ को जोर से पंच मारती है। चेयरमैन सीओ सियोना से माफी मांगते हुए कहते हैं कि ये सब दोष उनकी उम्र का है और इस उम्र में ऐसी गलतियाँ हो जाती है। सियोना से माफी मांगने के लिए चेयरमैन सीओ बार बार अपना सिर जमीन पर पटकने लगते हैं। सियोना चेयरमैन सीओ से गुस्से में पूछती कि तुम्हें याद तो है ना कि तुम कौन हो। सियोना की इस बात पर चेयरमैन सीओ गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं इस सीन से ये तो साबित हो गया था कि चेयरमैन सीओ सियोना से बहुत डरते हैं, पर उन्हें सियोना से इतना डर क्यों है ये तो हमें सीरीज में आगे ही पता चलेगा। डाइनिंग टेबल पर जब किम से चेयरमैन की गई गलत बातें सहन नहीं होती तो वो उन चेयरमैन की बातों को सही करने की कोशिश करता है, पर यूहान उल्टा किम को ही धक्का देता है। किम को ये जताने के लिए कि उसकी जगह कहाँ पर है। किम को उसकी जगह दिखाने के बाद ये सारे अमीर लोग बचकानी बातों पर पागलों की तरह हंसने लगते हैं। अपनी ही पद पर कैसे हंस सकते हैं। थोड़ी देर बाद सियोना किम से अकेले में मिलकर कहती है कि तुम जानते हो ना 10 साल पहले एक बहुत ही मशहूर चर्च में आग लग गई थी। किम इस बात का हाँ में जवाब देता है तो सियोना से बताती है कि उस दिन चर्च में एक अनऑफिशियल इवेंट था। दरअसल आइजैक जो कि यूहान का बड़ा भाई है वो एसआरएफ को एक बड़ी अमाउंट डोनेट करना चाहता था और इसी सिलसिले में चर्च में उस दिन एक इवेंट रखा गया था। डोनेशन के दिन अचानक से चर्च में आग लग गई और उस आग की वजह से आइजैक और उनकी वाइफ की मौत हो गई। हैरानी की बात ये थी कि उस आग से यूहान जिंदा वापस बच गया था। उस जलते चर्च से बाहर निकलने के बाद यूहान ने सबसे पहले आइजैक का किया हुआ डोनेशन कैंसिल करवाया। ये वही डोनेशन था जो आइजैक ने एसआरएफ को डोनेट किया था। सियोना किम को ये भी बताती है कि यूहान अपने साथ डॉक्टर का एक प्रिस्क्रिप्शन लेकर आया था और इस प्रिस्क्रिप्शन में साफ साफ लिखा था कि आइजैक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इसी वजह से वो कोई भी डोनेशन नहीं कर सकता। सियोना की ये सारी बातें सुनने पर किम का शक यूहान के ऊपर और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। अगले दिन मिस्टर सभी रिपोर्टर्स के साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि मिस्टर ने ये सब अपना 19 साल पहले किया गया गुनाह कबूल करने के लिए इतने सारे रिपोर्टर्स को बुलाया है, पर ऐसा कुछ नहीं था। उल्टा मिस्टर सारे रिपोर्टर्स से कहती है कि उनके बेटे को वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे कि इस देश के हर आम नागरिक को किया जाता है। साथ ही साथ मिस्टर ये भी कहती है कि उनके बेटे के खिलाफ प्रोसिक्यूशन को कई सारे सबूत मिले हैं, तो वो चाहती कि जजेस उनके बेटे को कड़ी से कड़ी सजा दे। मिस्टर का ये मूव बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। आखिर उन्होंने पावर और अपने बेटे के बीच में से पावर को जो चुना था। दूसरी तरफ मिस्टर का बेटा उनके स्टेटमेंट से काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि अब उसके पास सजा भुगतने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। यूहान जब ये इंटरव्यू देखता है तो उसे भी यकीन नहीं होता कि एक माँ के लिए उसके बच्चे से बढ़कर अपना पॉलिटिकल करियर कैसे हो सकता है। अगले दिन लाइव कोर्ट रूम में मिस्टर के हस्बैंड अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर कोर्ट उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मिस्टर के लॉयर्स भी यही प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि उनके बेटे को सही परवरिश न मिलने पर ही आज उसने ऐसा कदम उठाया है। लॉयर के इस पॉइंट से यूहान भी अग्री करता है और मिस्टर के बेटे को जिस्मानी सजा देता है। मतलब मिस्टर के बेटे को एक मोटी लकड़ी से पूरे देश के सामने 30 बार मारा जाएगा। दूसरी तरफ मिस्टर जो कि अपने बेटे का लाइव शो देख रही थी गुस्से में टीवी ही फोड़ देती है। दूसरी तरफ किम सोइन के साथ चर्च वाले हादसे के बारे में पूछताछ करने जाता है, पर बदकिस्मती से सोइन और किम के हाथ कुछ भी नहीं लगता। देश के सारे लोग यूहान के इस फैसले से काफी ज्यादा खुश थे, पर किम को यूहान का ये फैसला अच्छा नहीं लगा था। घर पहुंचकर किम इस केस के बारे में यूहान से भी बात करता है और उसे ताना मारते हुए कहते हैं कि इस केस के फैसले से तुम खुश तो बहुत होंगे ना। किम की इस बात पर यूहान उससे पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तो किम बोलता है कि तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो जो सिर्फ अपने मजे के लिए दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाए। साथ ही साथ किम यूहान से ये भी कहता है कि क्या इसी मजे के लिए तुमने अपने भाई को भी मार दिया।
किम की ये बात सुनते से योहान को इतना गुस्सा आता है कि वो किम का गला पकड़ लेता है और किम से कहते हैं कि फिर से बोल के बताओ जो भी तुमने अभी बोला। किम जब कुछ नहीं बोल पाता तो योहान उसे जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि तुम जानती भी हो कि निर्दयी किसे कहते हैं। योहान किम को 10 साल पहले घटी घटना के बारे में बताता है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि आइजैक और योहान के डैड के मरने के बाद आइजैक ने ये फैसला लिया कि वो अपनी सारी जायदाद SRF को डोनेट कर देगा। हादसे वाले दिन डोनेशन सेरेमनी में मिस चा के साथ और भी कई सारे चेयरमैन और मिनिस्टर्स आए थे। सेरेमनी शुरू होने से पहले नन्ही एलिया अपने अंकल योहान के पास भागते हुए जाती है। योहान एलिया से पूछता भी कि तुम बाहर क्यों आई, तो एलिया उससे कहती है कि तुम्हें भी हमारे साथ चर्च में चलना चाहिए। एलिया की इस बात पर योहान मुस्कुराते हुए कहता है कि वो भी बहुत जल्द चर्च के अंदर आ जाएगा। एलिया योहान की बात सुनने के बाद वापस अपने मॉम एंड डैड के पास चली जाती है। एलिया और योहान की इस इंटरेक्शन से हमें पता चलता है कि एलिया जब छोटी थी तब वो और योहान काफी क्लोज थी। थोड़ी देर बाद डोनेशन सेरेमनी के समय चर्च में अचानक से आग लग जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं। चर्च के बाहर खड़े योहान को जब आग दिखती है तो वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए चर्च के अंदर जाता है। योहान जैसे ही रूम के अंदर पहुंचता है वो देखता है कि मिस चा की वजह से एलिया के पैर के ऊपर एक बेंच गिर गई थी और मिस चा एलिया की मदद करने की वजह उसी बेंच के ऊपर से चढ़कर जाती है ताकि वो अपनी जान बचा सके। बेचारी एलिया रोती बिलखती वहीं पर बैठी रहती है क्योंकि वो बेंच की वजन से हिल भी तो नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ एलिया के पेरेंट्स उसे ढूंढ रहे थे। लकीली आइजैक जब अपनी बेटी को इस हालत में देखता है तो वो एलिया को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है और किस्मत से एलिया उन्हें मिल भी जाती है। दूसरी तरफ योहान चर्च के अंदर आने की कोशिश कर रहा था पर चर्च से बाहर निकलने वाले लोग उसे अंदर घुसने ही नहीं दे रहे थे। आखिर उन सभी लोगों को अपनी जान बचाने की जल्दी जो थी, बाकी उनकी वजह से किसी की जान ही क्यों ना चली जाए, उन्हें इस बात से क्या मतलब। योहान जैसे तैसे सारी भीड़ के बाहर निकलने के बाद चर्च के अंदर जाता है तो देखता है कि एक बड़ा सा जलता पिलर आइजैक और उसकी वाइफ पर गिर गया था। आइजैक ने पिलर का पूरा बोझ अपने ऊपर ले लिया था ताकि एलिया को चोट ना लगे। योहान पिलर के पास पहुंचकर उसे हटाने की बहुत कोशिश करता है पर योहान से वो पिलर जरा सा भी नहीं सरकता। तो योहान आइजैक के पास से एलिया को ले लेता है। आइजैक योहान से कहता भी कि उसे अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाना चाहिए पर योहान उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था क्योंकि वो अपने भाई की जान भी बचाना चाहता था। चर्च की बिगड़ती हालत देख योहान आइजैक से कहता है कि वो एलिया को बाहर सुरक्षित छोड़कर वापस आइजैक को बचाने आएगा पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। योहान जैसे ही एलिया को अपनी गोद में उठाता है उन दोनों के ऊपर भी चर्च की जलती छत गिर जाती है। थोड़ी देर बाद योहान को जब होश आता है तो वो देखता है कि एक आदमी आइजैक के हाथ से उसकी घड़ी चुरा रहा था। ये आदमी वही था जिसके हाथ से योहान ने पिछले एपिसोड में घड़ी निकाली थी। उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद योहान अपने बड़े भाई को आवाज देकर जगाने की कोशिश भी करता है पर अब बहुत देर हो चुकी थी। योहान जैसे तैसे अपनी सारी हिम्मत जुटाकर एलिया को उस चर्च से बाहर लेकर आता है तो देखता है कि अंदर मौजूद सारे लोगों को जो कि अब सुरक्षित थे मेडिकल टीम बहुत अच्छे से अटेंड कर रही थी और वहीं योहान जो कि उन सब से कई ज्यादा जख्मी था और बेहोश एलिया को अपनी गोद में लेकर खड़ा था, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इन प्रेजेंट योहान अपनी शर्ट उतारता है और किम को उस रात के हादसे की निशानी दिखाता है जो कि क्रॉस शेप का बर्न मार्क था। योहान का बर्न मार्क देखने के बाद किम उससे माफी मांगता और वहाँ से चला जाता है और बदले में योहान खुद से कहता है और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। तो क्या चर्च वाली आग सच में एक हादसा थी या किसी की सोची समझी गहरी चाल? योहान ने आइजैक के किए हुए डोनेशन को वापस क्यों ले लिया? क्या किम योहान की स्टोरी पर भरोसा करता है या नहीं, या फिर योहान ने अभी जो कुछ भी कहा वो सच भी है या नहीं? इतने सारे क्वेश्चंस के साथ हमें छोड़ जाता है एपिसोड 4। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन गाइस, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।